देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, प्रतीक जी बताते हैं कि एक बार मैं बनारस से धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा था। मुझे S7 बोगी में 78 नंबर वाली सीट मिली थी। रात के करीब 10:30 बजे ट्रेन आने वाली थी, पर किसी वजह से ट्रेन समय पर नहीं आ पाई। तभी मैं प्लेटफार्म पर बैठे अपने ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बज गए, पर फिर भी ट्रेन आने की कोई खबर तक नहीं मिली। 12:30 बजे ट्रेन की अनाउंसमेंट की गई कि बनारस से धनबाद जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पर 12:45 पर आ रही है। तभी मैंने झट से अपना बैग उठाया और मैं भागा भागा 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचा। ट्रेन आके प्लेटफार्म पर लगी और मैं अपनी सीट पर जाकर लेट गया। और मैं प्लेटफार्म पर बैठे बैठे थक भी चुका था, इसलिए मुझे नींद आ रही थी। मेरी कंपार्टमेंट की सारी लाइट स्विच ऑफ थी। बगल की तीसरे कंपार्टमेंट के रास्ते की लाइट अभी भी जली हुई थी, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी मेरे कंपार्टमेंट में भी आ रही थी। तभी मैंने गहरी सांस ली और मैं आराम से सो गया। फिर जब रात के 2 बजे मेरी नींद खुली, तभी मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैंने जैसे तैसे अपनी नज़र पैर के पास घुमाई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक 4 से 5 साल का छोटा बच्चा बैठा है। मैंने उस बच्चे से धीरे से पूछा, अरे बाबू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तभी उसने अपना सर उठाया और बोला, भैया मुझे डर लग रहा है, थोड़ी देर में आपके पास बैठ जाऊं? मैं तो इतने छोटे बच्चे को अकेला इतनी रात में देखकर एकदम से हैरान हो गया था। फिर भी मैंने अपनी सीट पर उसे थोड़ी जगह दे दी और कहा, तुम यहीं सो जाओ। दरअसल मेरी सीट बाथरूम के पास थी, इसलिए मैंने सोचा कोई इंसान अपने बच्चों को यहीं बिठाकर बाथरूम चला गया हो। और मैं उसके माता पिता के आने का अब इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई, पर उसके माता पिता नहीं आए और मेरी आंखें लग गई। फिर कुछ देर के बाद गाड़ी झटके के साथ रुकी और मेरी नींद खुल गई। खिड़की के बाहर झांका तो खुला एरिया था और थोड़ी दूर पर झाड़ियाँ थी। फिर मैंने अपने पैर के पास देखा तो वो बच्चा गायब था और मैं उठकर अपनी सीट पर बैठ गया और उसे ढूंढने लगा। अचानक से मेरी नज़र गेट के पास गई तो मैंने देखा कि वो लड़का गेट पर खड़ा है और मैं जैसे उसे बुलाने उसके पास गया तो वो लड़का गेट से कूद गया। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं जैसे उसे वापस लाने के लिए नीचे उतरा तो वो वहाँ से गायब हो गया। सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे और मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और मैंने इधर उधर सभी जगह देखा, पर वो लड़का कहीं नहीं दिखा। चांदनी रात थी और मैं उसे बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। तभी मैंने देखा कि वो थोड़ी दूर पर एक ट्रैक पर खड़ा है। मैंने उससे कहा, अरे बाबू उधर मत जाओ, ट्रेन चलने वाली है। पर उसने मेरी एक भी ना सुनी। फिर मैं उसकी तरफ दौड़ा तो मैंने सोचा पहले उसे उठाकर सीट पर लेकर आता हूँ, फिर उसे डांटूंगा। तभी वो फिर से गायब हो गया। अब मैं झाड़ी के पास पहुँच गया था। तभी मैंने ट्रेन की तरफ देखा कि ट्रेन है या नहीं। ट्रेन अभी भी खड़ी थी। हाँ, उस दिन ट्रेन लगभग 1 घंटे के लिए वहाँ पर रुकी हुई थी। फिर जब मैंने अपने पीछे झाड़ी की तरफ देखा तो कोई औरत मेरे सामने खड़ी थी जो मेरे से भी लंबी थी। मैंने उसे देखने के लिए जैसे अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा काला था, आंखें उसकी सफ़ेद थी, हाथ पैर में सिर्फ हड्डियाँ थी जो मुझे साफ साफ दिख रही थी। वो धरती से 1 फीट ऊंची खड़ी थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तभी वो औरत मुझे एकटक घूरने लगी, जिसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। अब मैंने चीखना चाहा, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर मैं थोड़ी देर के बाद वहीं पर नीचे गिर पड़ा और मुझे ये लगा कि कोई मुझे मेरे पैरों से खींच रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि वो औरत मुझे घसीटकर झाड़ू की तरफ लेकर जा रही थी। फिर मैंने सीट की आवाज़ सुनी जो पहले धीमी थी, और फिर जैसे कोई मेरे पास पहुंचा तो आवाज़ बढ़ गई और अचानक से मैंने महसूस किया जो मेरे हाथ पकड़े मुझे घसीट रही थी कि अब वो वहाँ से गायब हो चुकी है। फिर कुछ देर के बाद 2 RPF के जवान मेरे पास आए और उनके पीछे कई और लोग भी मेरे पास आए, पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी उन्होंने मुझे उठाया और ट्रेन में ले गए। फिर 20 से 25 मिनट बाद मुझे ठीक से होश आया और फिर मैंने RPF के जवान को सारी बातें बताई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने झाड़ी के पास हवा में जाते देखा और RPF के जवान को बताया। फिर उन्होंने मेरी जान बचाई और मैं मौत के मुंह से वापस लौट गया।
तभी वहाँ के लोकल लोगों ने मेरे से पूछा, क्या कोई छोटा सा बच्चा आपके पास आया था? तभी मैंने हाँ में जवाब दिया कि एक छोटा 4 से 5 साल का बच्चा मेरे पास आया। मैंने उसे अपनी सीट पर जगह दी। फिर जैसे ट्रेन रुकी तो वो ट्रेन से नीचे कूद गया। तभी उस आदमी ने कहा, बहुत दिन पहले एक माँ अपने बच्चे को लेकर ट्रेन से गिर गई थी और वहीं पे उसकी बच्चे की मौत हो गई। तभी से उस बच्चे की आत्मा लोगों को तंग करती है। दोस्तों, फिर सुबह 11 बजे मैं धनबाद पहुंचा और घर पहुंचने के 7 दिन तक मुझे बुखार रहा था। मैं मृत्यु से जीवन में वापस लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, ये कहानी हमारे साथ शेयर की है भुवन देव शर्मा जी ने। ये घटना उनकी आप बीती घटना है। भुवन जी पेशे से एक इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के साथ ही जॉब ज्वाइन कर लिया था। वर्तमान में भुवन जी राजस्थान के सीकर में एक सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करते हैं। वैसे तो भुवन जी बुलंदशहर के पास एक गांव के हैं जो गुलावटी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी गांव में रहते हैं वो। भुवन जी पर्व त्योहार में अपने घर पर आते जाते रहते हैं, पर जॉब की वजह से इनका ज़्यादातर समय सीकर में ही गुजरता है। दोस्तों, भुवन जी बताते हैं कि वो नवंबर का महीना था। ठंड अपनी उछाल मार रही थी और कोहरा भी गिरने लगा था। मैं कुछ इमरजेंसी काम से अपने घर जा रहा था। ऑफिस में बॉस को एप्लीकेशन सबमिट करके अपने 1 हफ्ते की छुट्टी पास करवा ली थी। मैंने अपना टिकट भी बुक कर लिया था। शाम को दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन थी। मैं स्टेशन टाइम से पहुंच गया था। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। फिर ट्रेन रात के करीब 2:30 बजे गुलावटी रेलवे स्टेशन पहुंची। गुलावटी रेलवे स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है। सारी ट्रेन भी यहाँ पर नहीं रुकती हैं। संयोग से आज इस स्टेशन पर मैं उतरने वाला अकेला इंसान था। प्लेटफार्म पर बिल्कुल सन्नाटा था। वैसे भी ठंड के मौसम में लोग कम जर्नी करते हैं। फिर मैंने प्लेटफार्म पर इधर उधर देखा। सोचा अगर कोई इंसान दिख जाए तो कुछ दूर साथ चलने का सहारा मिल जाएगा, पर कहीं कोई भी इंसान नहीं दिखा, जिस वजह से मैं अकेला घबरा रहा था। तभी मैंने सोचा कहीं स्टेशन पर रुकूंगा तो चोर बदमाश से पाला न पड़ जाए। उससे बेहतर है कि किसी तरह घर ही निकल लेता हूँ। किसी तरह धीरे धीरे घर पहुँच जाऊँगा, पर मुझे डर सता रहा था। गुलावटी स्टेशन और मेरे घर के बीच एक जंगल है जो काफ़ी घना और डरावना है। रात को इस जंगल से गुजरने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, पर आज मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला था। तभी मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने देखा कि रास्ता पूरा सुनसान लग रहा था। मैं किसी तरह हिम्मत करके चल दिया, पर स्टेशन से 1 किलोमीटर तक कोई जंगल नहीं था। तो मैंने भगवान का नाम लेते हुए किसी तरह यह रास्ता पार कर लिया। अब वहाँ से जंगल शुरू हुआ और मैंने अपनी स्पीड और भी बढ़ा ली। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी धड़कन तेज हो रही थी। पत्तों की खड़खड़ाहट भी मुझे किसी आफत को बुलावा लग रहा था। तभी एक जंगली जानवर सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखा तो मैं डर से 400 मीटर दूर ही सड़क के किनारे खड़ा हो गया। तभी मुझे लगा शायद मुसीबत आ खड़ी हुई है। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, पर वो जानवर फिर भी खड़ा रहा। लगभग 45 सेकंड के बाद वो जानवर सड़क से हटा और दौड़कर जंगल में घुस गया। फिर मैं दाएं बाएं देखते हुए लगभग दौड़ने की स्पीड में आगे बढ़ने लगा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी इंसान और शेर को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। पर मैं हाँफता हुआ और तेज तेज चलने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई तो उसने कहा, अकेले जा रहे हो? अब ये सुनकर तो मेरी हालत और भी खराब होने लगी। मैं बता नहीं सकता, बस ये समझ लो मैं बस जान बचाते हुए भाग रहा था। मुश्किल से 10 कदम बढ़ा ही था कि तभी फिर से उसी औरत की आवाज़ आई। तभी मैं घबराते हुए बोला, कौन है भाई? और फिर मैं डरते हुए पीछे मुड़ने की गलती कर बैठा। तभी मेरे पीछे एक औरत बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में ज़मीन से करीब 1.5 फीट ऊंची खड़ी थी। बस मेरे पीछे मुड़ते ही उसने मेरी गर्दन पकड़कर ऊपर उठाकर पटक दिया। फिर मैंने पलटी मारी और भागने की कोशिश की। तभी उसने मुझे उठाकर एक बार फिर पटक दिया। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर वो देखते ही देखते अब वो ठाके मारकर हंसने लगी। तभी मैं किसी तरह बजरंगबली का नाम लेते हुए बिना पीछे मुड़े हुए बहुत तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते मुझे पीछे से किसी गाड़ी की लाइट चमकती हुई दिखी,
पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उन्हें रोकने का इशारा करूं। तभी उस गाड़ी वाले ने मुझे दौड़ते हुए देख मेरे पास आकर गाड़ी रोकी और मुझे तुरंत ही गाड़ी में बिठा लिया। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ी शांति मिली। फिर मैंने रिलैक्स होकर अपनी कहानी उस भाई साहब को बताई। तभी उस ड्राइवर ने मुझे रात को अकेले चलने से मना किया और उन्होंने कहा इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, पर लोग यकीन नहीं करते। पर जब लोगों का उससे सामना होता है तभी वो यकीन करते हैं। पर उस रात उस भाई साहब ने किसी तरह मेरी जान बचा ली और मैं सही सलामत अपने घर पहुंचा। पर दोस्तों, इस घटना के बाद आज भी मैं उस रास्ते से रात को अकेले नहीं गुजरता। और हाँ, तभी से मुझे भूत प्रेत पर यकीन हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, दीपेन NH के बगल में गाड़ी ठीक करने का काम करता था। उसके पास रहने को घर नहीं था, इसलिए वो अपनी दुकान में ही रहता था। उसका दुकान गांव से कुछ दूरी पर था। गाड़ी की कारीगरी करके किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक घटना जो दीपेन के साथ घटी तो मेरा भी दिल दहल गया। गर्मियों का मौसम था। दीपेन रात का खाना बना के और खाना खा के अपनी दुकान में सो गया। रात के करीब 1 बज रहे थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। उस NH पर पब्लिक वाहन का आना जाना भी बंद हो चुका था। तभी एक पैसेंजर बस दीपेन के दुकान के पास आकर लगी। बस का ड्राइवर दीपेन के दुकान के पास जाकर दुकान को खटखटाया, पर दीपेन अभी गहरी नींद में था, इसलिए वो दुकान खोल नहीं पाया। उस ड्राइवर ने फिर से दुकान खटखटाई, तब जाकर दीपेन की नींद टूटी। और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक इंसान खड़ा था जिसकी शक्ल भी बहुत बुरी थी। तभी दीपेन ने उस इंसान की ओर देखते कहा, क्या काम है भाई साहब, बीच रात में खामखा नींद खराब कर दी। पर वो इंसान कुछ नहीं बोला। इस पर दीपेन ने कहा, अब फटाफट बोलोगे या भूत के जैसे खड़े रहोगे। दोस्तों, ये सुनते ही वो इंसान मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ज़रा देख लेना। तभी दीपेन ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं अभी। दीपेन उस इंसान के पीछे पीछे गाड़ी के पास गया और गाड़ी के इंजन को देखा तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर दीपेन ने सोचा शायद गियर बॉक्स में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए दीपेन गियर बॉक्स देखने बस के अंदर घुसा। गाड़ी के अंदर का मंजर देखकर दीपेन एकदम से हिल गया। इतनी बड़ी बस में मुश्किल से सिर्फ 10 लोग ही बैठे थे और वो लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कई महीनों से वो एक ही जगह पर बैठकर जम गए हों। किसी का हाथ झूल रहा था तो किसी की गर्दन। सभी के शरीर से मांस पूरी तरह सूख चुका था। आंखों की पुतलियां तक आंखों से बाहर आ रही थी और ये सब देखकर दीपेन अंदर से बुरी तरह से घबरा रहा था। पर उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, इसलिए वो निडर होकर अब गियर बॉक्स देखने लगा। अंदर देखा तो गियर बॉक्स में जंग लगी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंजन कई सालों से चली नहीं है। फिर दीपेन ने गियर बॉक्स में थोड़ी लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला, जिसे डालते इंजन चल पड़ी और वो इंसान बस लेकर वहाँ से चला गया। जाते जाते भी वो इंसान मुस्कुरा रहा था और ये सब देखकर दीपेन का भी मन खुश हो गया और वो अपनी दुकान में जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि गले के ऊपर 200-300 रुपए के नोट पड़े थे। फिर गले के अंदर देखा तो बहुत सारे नोट पड़े हैं। दीपेन को कुछ समझ नहीं आया और उसने सोचा रातों रात में ये चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसने दिन भर कोई काम नहीं किया और यही सोचता रहा, अब इस पैसे का वो करे तो करे क्या। दीपेन की शौक की बात करूं तो उसे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद थी, पर शराब नहीं पीता था वो, इसलिए वो गले से कुछ पैसे लेकर दिन भर जमकर कोल्ड ड्रिंक पी और अपने पसंद का खाना भी खाया। अब मौज मस्ती करते करते रात होने को आई और वो खाना खाकर सो गया। रात के ठीक उसी समय फिर से उस ड्राइवर ने दीपेन की दुकान में दस्तक दी, पर दीपेन आज सोया नहीं था। तभी उसने दुकान खोली तो उसने देखा कि फिर से वही इंसान खड़ा है। अब उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये इंसान फिर से यहाँ पर आ गया, और ये वो सोच ही रहा था कि वो इंसान फिर से दीपेन को देखकर मुस्कुराने लगा। पर दीपेन उसकी हरकत देखकर उससे चिढ़ रहा था, पर फिर भी वो इंसान मुस्कुराए जा रहा था। अब दीपेन अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया और वो चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें, फिर से यहाँ क्यों आए हो। पर वो इंसान अभी भी मुस्कुराए जा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
मेरी बस खराब हो गई है, ठीक कर दो प्लीज़। अब दीपेन के मन में ख्याल आया कि कल इसी का बस ठीक किया था, लगता है इसलिए मुझे ढेर सारे पैसे मिले थे। अगर मैंने फिर से इसकी बस ठीक कर दी तो मुझे फिर से बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं ये सब काम छोड़ दूंगा और अपने गांव चला जाऊंगा। दोस्तों, ये सब सोचकर दीपेन उस इंसान के साथ बस के पास गया। फिर से पहले उसने इंजन को चेक किया तो उसमें कोई खराबी नहीं थी। इसके बाद दीपेन ने सोचा लगता है गड़बड़ी बस के अंदर ही है, और ये सोचकर बस के अंदर घुसा। अंदर का माहौल देखकर अब उसकी हालत खराब होने लगी। तभी उसने देखा कल रात जो इंसान सूखा पड़ा था वो सभी एक दूसरे का मांस नोचकर खा रहे थे। किसी के हाथ का मांस बाहर लटक रहा था तो किसी के चेहरे का मांस झूल रहा था। सभी के सभी खून से सने हुए थे। वो सभी मुस्कुरा रहे थे और दीपेन दिमाग से बहुत ही ज़्यादा शातिर था। उसने बस के अंदर बिना कुछ छुए ही बस से निकल गया और वो गांव की तरफ भागने लगा। तभी उस बस ड्राइवर ने दीपेन का पीछा करना शुरू कर दिया और बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे पीछे मुड़कर देखो। पर दीपेन बिना पीछे मुड़े ही लगातार दौड़ता रहा। आगे उसे एक मंदिर दिखा तो वो झट से मंदिर के अंदर घुस गया। वहाँ 2 इंसान सो रहे थे। तभी उसने उन्हें जगाया और वो मदद मांगने लगा। अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। फिर उस इंसान ने दीपेन को उस बस की कहानियाँ सुनाई। वर्षों पहले उस बस की एक्सीडेंट हुई थी और उस समय वो हाईवे जंगल हुआ करता था और उस समय सभी लोग मारे गए थे। किसी का हाथ बस के नीचे दबा रह गया था तो किसी की गर्दन बस के नीचे दबी हुई थी, पर कोई बचने वाला नहीं था। और उस एक्सीडेंट में सभी लोगों की मौत हो गई और उन सभी की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है और लोगों को तंग करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, ऋषभ ने अभी 12th क्लास पास ही किया था और उसने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा भी दी। रिजल्ट आए और उसका एडमिशन एक कॉलेज में हो गया। ऋषभ कॉलेज जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। उसके कॉलेज ज्वाइन करने की डेट भी आ गई। ऋषभ अपने पेरेंट्स के साथ कॉलेज में पहुंचा। उसे रहने के लिए हॉस्टल के ब्लॉक डी में एक कमरा अलॉट किया गया। ऋषभ को उसके पेरेंट्स कॉलेज छोड़कर वापस अपने घर आ गए। आज ऋषभ का पहला दिन था उस कॉलेज में और ऋषभ को कॉलेज के सारे रूल्स बता दिए गए और साथ ही उसे पेपर में भी लिखे हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए गए। दोस्तों, ऋषभ को जो हॉस्टल अलॉट किया गया था उस हॉस्टल के पीछे एक खंडर जैसी पुरानी बिल्डिंग थी जो बीते कई सालों से बंद पड़ी थी। उस बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ही जर्जर थी। ब्लॉक डी हॉस्टल के जो भी वार्डन होते थे उनको कॉलेज की तरफ से ये सुझाव दिया जाता था कि हॉस्टल डी में रहने वाले छात्र को समय समय पर सूचित करते रहें कि वो रात के वक्त कभी भी अपने पीछे का दरवाज़ा न खोलें और न ही खिड़की से झांकने की गलती करें। पर उसकी वजह किसी को बताया नहीं जाता था। पर ऋषभ को जो रूम अलॉट किया गया था उस रूम में 2 और स्टूडेंट रहते थे जिनका नाम सिद्धू और प्रणव था। ऋषभ के कॉलेज की क्लास शुरू हो गई और अब वो अच्छे तरीके से अपनी क्लास कर रहा था। उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। तभी उसे अपने क्लास की एक लड़की जिसका नाम आकांक्षा था उससे उसे प्यार हो गया। अब ऋषभ एक दूसरे से मोबाइल फ़ोन पर घंटों तक बातें करने लगे। आज की शाम कॉलेज में नए स्टूडेंट के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। शाम के 6 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया। सभी लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे, पर आज ऋषभ और आकांक्षा दोनों ने प्लान किया था कि आज वो देर रात तक बातें करेंगे। अब रात हुई और ऋषभ आकांक्षा के साथ फ़ोन पर लग गया। रात के करीब 12:30 बज गए थे। तभी सिद्धू ने कहा, अरे ऋषभ भाई, सोने दो यार, नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तुम बाहर बात कर लो। इतना सुनते ही ऋषभ ने गलती से अपने रूम के पीछे का दरवाज़ा खोल लिया और बालकनी में खड़े होकर वो आकांक्षा से बातें करने लगा। उसे अपने वार्डन की बात भी ध्यान में नहीं रही और एक्साइटमेंट में ऋषभ बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा। जब ऋषभ की नज़र बालकनी के सामने की बिल्डिंग पर गई तो उस बिल्डिंग में लाइट जल रही थी, जबकि दिन में ये बिल्डिंग बहुत ही एकांत और डरावनी लगती है। उस बिल्डिंग में कुछ लोग लकड़ी का काम कर रहे थे। जब ऋषभ ने उस काम करने वाले मजदूर को देखा और उनसे नजरें मिलाई तो वो सभी मजदूर ऋषभ को घूरकर अब देखने लगे। ऋषभ को कुछ भी समझ नहीं आया और वो आकांक्षा से बात करने की धुन में ये भी भूल गया कि उसे पीछे का दरवाजा खोलने से मना किया गया था। अब वो सारे मजदूर ऋषभ को अपने पास बुलाने लगे, पर ऋषभ ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। ऋषभ अपने कमरे के पीछे का दरवाजा बंद करके आराम से सो गया।
पर यह बात उसने किसी से शेयर नहीं की। दिन भर उसने कॉलेज की और शाम के वक्त फिर से उसने आकांक्षा से बात करने का प्लान किया। रात का खाना खाकर ऋषभ फिर से आकांक्षा से बात करने लगा और बातें करते करते उसने पीछे का दरवाजा खोला और फिर से बालकनी में जाकर आकांक्षा से बातें करने लगा। फिर एक बार उसकी नजरें बालकनी के सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी, पर आज जो उसने देखा वो देखकर तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसके सारे कपड़े और कॉलेज यूनिफॉर्म उसी बिल्डिंग के बालकनी में टंगे हुए थे और वो सभी मजदूर फिर से इसे घूर रहे थे। कपड़े की तरफ इशारा करते हुए वो ऋषभ को बुला रहे थे। ऋषभ को कुछ भी समझ नहीं आया और अब रात के करीब 1 बज चुके थे। तभी ऋषभ ने सोचा, अगर यूनिफॉर्म नहीं मिली तो कल कॉलेज कैसे जाऊंगा। और ये सब सोचते हुए ऋषभ को इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं रहा कि उसे पीछे का दरवाजा खोलने से मना किया गया है। उसने आकांक्षा को कहा, अच्छा यार मैं फ़ोन रखता हूँ, कुछ काम आ गया है, काम खत्म करके फिर कॉल करता हूँ। दोस्तों, ये कहते उसने सिद्धू और प्रणव को जगाया और तीनों दोस्त एक बार फिर से वही गलती कर बैठे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तीनों के तीनों दोस्त बिल्डिंग से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलने लगे और उसी खंडर वाली बिल्डिंग में कपड़े लेने चले गए। खंडर वाली बिल्डिंग का दरवाजा अपने आप ही खुल रहा था और वो बंद भी हो रहा था। तभी तीनों दोस्तों ने उस बिल्डिंग में प्रवेश किया और सीधे ऊपर रूम में चले गए। नीचे का दरवाजा अपने आप ही जोर की आवाज के साथ बंद हो गया और यह आवाज उनके कान तक पहुंची, पर उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब तीनों दोस्तों का सामना उन सभी मजदूर से हुआ जो इन्हें इशारा कर रहे थे। तभी प्रणव की नजर उन मजदूर के पैरों पर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और पैर में कोई मांस भी नहीं था। तभी प्रणव अपनी जान बचाते हुए नीचे की तरफ भागा और अभी वो पूरी सीढ़ी उतरा भी नहीं था कि किसी ने उसे हवा में उठाकर सिद्धू और ऋषभ के सामने लाकर हवा में टांग दिया। ये देखकर तो सिद्धू और ऋषभ की पैंट अब गीली हो गई। अब ऋषभ और सिद्धू के सामने वो सारे उल्टे पैर वाले मजदूर खड़े थे। तभी ऋषभ ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? इस पर उन सभी मजदूर ने कहा, हम लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगातार 1.5 साल तक काम किया, पर हमें हमारी मजदूरी नहीं मिली। इस बिल्डिंग में एक लेबोरेटरी था, उसमें एक रात प्रोफेसर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बिल्डिंग का ठेकेदार इस बिल्डिंग को बंद करके चला गया था और हम सभी लोग इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। तभी बिल्डिंग में आग लग गई और हम सब लोग जलकर मर गए। तभी अदृश्य आत्मा ने सिद्धू को बालकनी से नीचे फेंक दिया और सिद्धू की वहीं पर मौत हो गई। तभी प्रणव हवा से नीचे गिरा और उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं आ पा रही थी। तभी सभी मजदूर उसकी तरफ लपके और मैं झट से उसी बालकनी के बगल में सटा हुआ एक बाथरूम का पाइप नीचे की तरफ जाता था। मैं उसी को पकड़कर नीचे की तरफ उतर गया और किसी तरह मैं जान बचाकर भागा। तभी मैं अपने हॉस्टल पहुंचा और सुबह ही मैंने अपने पापा को कॉल किया और अपना एडमिशन उस कॉलेज से रद्द कराकर वापस से सिंपल ग्रेजुएशन किया, वो भी अपने ज़िले से। दोस्तों, आज मैं अपना बिजनेस करता हूँ और अपने ज़िले में ही रहता हूँ और उस घटना में मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया जिसका मुझे पूरी ज़िंदगी मलाल रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम वैभव शुक्ला है। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे अतरंगी कहानी सुनना, अनोखे लोगों से मिलना और अनोखी जगह पर जाना बेहद पसंद है। इसी सिलसिले में मैं अपने अगली कहानी की तलाश में गोरखपुर जा पहुंचा। फिर वहां के एक लोकल बाजार में पहुंचा। ऐसा वहां के लोग कह रहे थे कि उस बाजार में कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन काशीनाथ जी की चर्चा ना हो। मैंने अपनी नज़रें दाएं बाएं घुमाई तो मैंने देखा कि कुछ ही कदम पर एक चाय की टपरी थी। जहां जाकर मैंने एक चाय पी और मैं अभी चाय पी ही रहा था कि तभी किसी ने काशीनाथ जी की चर्चा छेड़ दी। काशीनाथ जी के बारे में कही गई बातें मुझे बड़ी अनोखी और दिलचस्प लगी। मैं और भी गहराई से छानबीन करने लगा। तभी चाय वाले ने कहा, अरे भैया, ऐसा क्यों नहीं करते? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहाँ कोई इंसान तो नहीं रहता, पर काशीनाथ जी जरूर मिल जाएंगे। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। आखिर कैसा गांव है वो जहाँ पर इंसान ही नहीं रहता? मैं चाय वाले से पूछने लगा, भाई साहब थोड़ा और बताइए ना काशीनाथ जी के बारे में। पर चाय वाले ने साफ तौर पर मुझे मना कर दिया और बोला, ज़्यादा जानना है तो काशी जी के घर पहुँच जाओ, वो खुद ही तुम्हें अपनी सारी कहानी सुना देंगे। और हाँ, ध्यान रहे, काशी जी रात के वक्त ही आम लोगों से मिलते हैं
और किसी के साथ वहाँ क्या होता है ये वो इंसान और ऊपर वाला ही जानता है। अब मैंने मन बना लिया था, चाहे जो भी हो मैं काशीनाथ जी से ज़रूर मिलूंगा। रात के करीब 9 बज चुके थे। मैं काशीनाथ जी के गांव के लिए सवारी गाड़ी ढूंढने लगा, पर कोई भी सवारी गाड़ी काशीनाथ जी के गांव जाने को राजी नहीं हुई। पूछने पर लोग कह रहे थे कि उस गांव में कोई भी गाड़ी नहीं जाती, क्योंकि उस गांव में कोई भी इंसान नहीं रहता। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अंत में थक हार कर मैंने अकेले ही जाने की ठान ली और उस गांव की ओर चल दिया। अब रात के करीब 10:30 बज चुके थे। रास्ते में सच में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पूरी की पूरी बस्ती में सन्नाटा फैला हुआ था। अब मैं काशी जी के गांव में प्रवेश करने वाला था कि मुझे गांव में शुरू होने से पहले एक बहुत ही मोटा पीपल का पेड़ नजर आया और हवा साए साए चल रही थी। सच कहूँ तो मुझे उस हवा में भी कुछ नेगेटिव ऊर्जा महसूस हो रही थी, पर काशीनाथ जी के अनोखे किस्से ने मेरे कदमों को रुकने ही नहीं दिया। मैं जैसे उस गांव में घुसा तो पहले 2-3 घर देखने से लगा। वो घर नहीं बल्कि बरसों पुराना कोई खंडर है, जिससे झींगुर और तरह तरह के कीड़े मकोड़े की आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूर और बढ़ा तो एक घर दिखा जिसके बाहर कोई नहीं था, पर खिड़की से मुझे 2 बूढ़े इंसान आपस में बात करते हुए दिखे। मैंने खिड़की के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है? पर अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। फिर मैंने दोबारा आवाज दी, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर से खिड़की के पास आया और मेरे से पूछने लगा कि क्या बात है बेटा, तुम इंसान मेरे गांव में क्या कर रहे हो? ये सुनकर तो मैं दंगी रह गया और एक पल के लिए मैंने सोचा आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं मुश्किल में तो नहीं फंस गया। तभी मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और थोड़ा सहमते हुए बोला, काका मैं काशीनाथ जी का रिश्तेदार हूँ, मुझे उनसे मिलना है। इस पर उस बूढ़े ने कहा, क्यों मिलना है? काशी से क्या काम है? और हाँ, मैं कैसे मान लूँ तुम काशी के जानने वाले हो? फिर मैंने थोड़ा और सोचा और मुझे याद आया कि मैंने चाय वाले भैया से कुछ खाने का सामान लिया था। इसी का बहाना बना लेता हूँ, शायद मुसीबत टल जाए। और मैं दबी हुई जुबान से बोला, ये कुछ खाने के सामान हैं जो काशी जी को बहुत पसंद है। और साथ ही मैंने उन्हें बैग भी दिखाया। तभी उस बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, जाओ इसे काशी के पास पहुँचा दो। हल्का हल्का अंधेरा था, जिस कारण मुझे साफ साफ कुछ दिख भी नहीं रहा था। तभी बुढ़िया ने गांव के किनारे पर मुझे छोड़ दिया और कुछ भी नहीं बोला। तभी एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया। मैं उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गया और झोपड़ी के अंदर देखा तो बिल्कुल मेरे जैसा तगड़े शरीर वाला एक इंसान खाट पर लेटा हुआ था। मैं जैसे ही गेट पे पहुंचा तो अंदर से आवाज आई, आइए वैभव शुक्ला जी, कहिए कैसे आना हुआ? ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं सोचने लगा, ये इंसान मेरे बारे में कैसे जानता है? मैं इससे मिला भी नहीं। तभी मैं हिम्मत जुटाते हुए बोला, काका काशी जी आप ही हैं? तभी उसने इशारे में सिर हिलाया। फिर मेरे जान में जान आई और मैं अंदर गया। फिर काशी जी चाय बनाने लगे। तभी मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे उकसाया और मैंने काशीनाथ जी से सवाल करना शुरू किया। काशी जी ने कहा, पहले तसल्ली से चाय पी लीजिए, फिर बातें करेंगे। पर मुझे चाय से अजीब बदबू आ रही थी, पर फिर भी मैंने चाय पी ली। अब काशीनाथ जी सवाल जवाब के लिए तैयार थे। तभी काशीनाथ जी ने बात करने से पहले मुझे एक चेतावनी भी दी। मुझसे कहा कि आप सुबह सूरज की किरण दिखने से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपने किसी भी कीमत पर सूरज की किरण देख ली तो फिर आपके साथ क्या होगा ये सिर्फ वो बुढ़िया ही जानती है, जो इस गांव में घुसने के बाद 2-3 घर छोड़कर रहती है। उस बुढ़िया के अलावा कोई भी इसका उपाय नहीं जानता। मैंने सबसे पहला सवाल काशीनाथ जी से पूछा, आप इस गांव में कैसे आए? काशीनाथ जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, बड़ी ही लंबी कहानी है शुक्ला जी। तभी मैंने कहा, पूरी रात पड़ी है अपने पास, आप तसल्ली से सुनाइए। फिर काशीनाथ जी ने जो बताया उसने मेरे दिमाग को हिला दिया। काशीनाथ जी बचपन से ही बहुत निडर और बलवान थे। महज 7 साल की उम्र से वो अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उनके पिताजी करीब 20 बीघे की जमीन खेती करते थे। गांव के लोग कोई हिम्मत भरा काम के लिए काशीनाथ जी को अपने साथ ले जाते थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी निखार थी कि कोई भी उस पर हावी नहीं हो सकता था। हुआ ऐसा कि एक बार काशी जी अपने दोस्त बब्बू के साथ रात के करीब 12:30 बजे बाजार से आ रहे थे। उनके गांव में घुसने के 500 मीटर पहले ही एक घना पीपल का पेड़ है और वहीं पर एक कुआं भी है। पीपल के पास पहुंचते ही बब्बू को लगा कि उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत ही डरकर उसका हाथ झटक दिया। ये देखकर काशीनाथ जी हैरान हो गए। तभी उन्होंने बब्बू से पूछा, अरे बब्बू क्या हो गया? तभी बब्बू ने जवाब देते हुए कहा,
अरे भाई, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। काशीनाथ जी उसका मजाक उड़ाते बोले, अरे यहाँ पर कोई भूत है क्या? तभी बब्बू ने काशी जी से कहा, आपके पीछे ये सफ़ेद साड़ी वाली औरत कौन है और क्या कर रही है ये? तभी काशी जी ने कहा, कौन सी औरत? तभी काशी जी ने इधर उधर देखा और बोला, पागल मत बनाओ बब्बू, चुपचाप घर चलो। पर काशी जी को उस रात कुछ भी नहीं दिखा और उस रात से वो औरत काशी जी के साथ ही है। ऐसे एक बार फिर काशीनाथ जी अपने गांव के लोगों के साथ एक खंडर जैसी पुरानी बिल्डिंग में घूमने गए और उनके गांव वाले रत्नेश जी को लेकर बब्बू भाई खंडर के स्टोर रूम में घुसे। जैसे वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तभी किसी ने रत्नेश के कान में कुछ कहा। फिर रत्नेश जी ने सोचा, शायद बब्बू जी ने कुछ कहा है। फिर रत्नेश ने बब्बू भाई से बोला, क्या कहा आपने? मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। बब्बू जी रत्नेश से करीब 5 फीट की दूरी पर खड़े थे। तभी बब्बू जी ने कहा, अरे यार, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। तभी उसी औरत ने जो बब्बू जी को पीपल के पेड़ के पास दिखी थी, उसने स्टोर रूम की खिड़की से रत्नेश को बाहर की तरफ खींच लिया। ये देखते बब्बू जी कांपने लगे और चिल्लाते बाहर भागे। भागते दौड़ के गांव के और लोगों को ये बात बताई। फिर काशी जी और गांव वाले लोग भी स्टोर रूम में आ गए, पर अब रत्नेश वहां से गायब हो चुका था और रत्नेश फिर दोबारा कभी नहीं आया। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और लोग काशीनाथ जी को नापसंद करने लगे। इस हादसे के बाद से बब्बू को यह एहसास हो गया था कि काशीनाथ जी जहां भी जाते हैं कि वो चुड़ैल उनके साथ ही जाती है, और हो ना हो इन सभी हादसों के जिम्मेदार सिर्फ काशी जी ही हैं, जिसके चलते गांव वालों की मीटिंग हुई और काशीनाथ जी को गांव से निकाल दिया गया। काशीनाथ जी उदास मन से रात के करीब 11 बजे छुपकर गांव को छोड़कर जा रहे थे कि तभी उसी पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने उनका सामान नीचे झटक दिया। ये देखकर काशी जी घबरा गए और सामान उठाने के लिए जैसे नीचे झुके, तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। काशी जी एकदम से घबरा कर बोले, कौन है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा सामान क्यों गिरा रहे हो? और तभी एक बेहतरीन खुशबू काशी जी के नाक तक पहुंची। काशी जी ने जैसे अपना सर ऊपर उठाया, तभी एक खूबसूरत औरत सफ़ेद साड़ी में काशी जी के सामने खड़ी थी। तभी उस औरत की नज़र मिलते ही काशी जी वहीं बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो उसी गांव की उसी झोंपड़ी में सो रहे थे जहां पर वो आज रह रहे हैं। दोस्तों, काशीनाथ जी की ये बात सुनकर उन्होंने मुझे आगे बताया कि अब मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब तक जीऊँगा मैं यहीं पर जीऊँगा। और ये सुनते ही मेरी नज़र चाय वाले बर्तन पर गई और वो सूरज की रोशनी पड़ते ही वो चमक रहा था। जब मैंने काशीनाथ जी को बर्तन की ओर इशारा किया तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गए। तभी मुझे ध्यान आया कि अब सुबह हो चुकी है, जबकि मुझे सुबह होने से ही पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखना न भूले इस कहानी का अगला पार्ट। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।